फेडरिक वॉन मिसेस ऑस्ट्रियंस इकोनॉमिक्स के स्टालवार्ट्स में से एक लिखते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है या मेटल पे जब करेंसी आधारित होती है तो वो हमेशा बेटर होगी एज कंपेयर टू फिएट मनी या ऐसी करेंसी से जिसे सेंट्रल बैंक छापता है और उसके पीछे किसी भी तरह की गोल्ड बैकिंग की उपयुक्त मात्रा नहीं होगी। उपयुक्त से कहने का मतलब 100% मात्रा नहीं होगी, तो उससे हमेशा सेंट्रल बैंकिंग सर्वश्रेष्ठ होगी। और ये पॉलिटिकल थ्योरी में मिसेस कहते हैं, पॉलिटिक्स में जो असेंबलीज का गवर्नमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो कंट्रोल है पार्लियामेंट का, उसको बेटर कंट्रोल करने में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। क्योंकि यदि सेंट्रल बैंक होंगे जहां से गवर्नमेंट पैसा छाप करके इन्फ्लेशन क्रिएट करके रिसोर्स जनरेट करेगी, वहाँ उस लोकसभा के पास, उस असेंबली के पास जो इकोनॉमिक एक्सचेकर पर जो पावर थी वो निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा छाप करके अपना खर्चा मीट आउट कर लेगी और उसके लिए लेजिस्लेचर की कंसेंट नहीं लेगी। तो इस तरह से लेजिस्लेचर की जो पावर है फाइनेंशियल रेगुलेशन की, बीइंग जनता के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बाईपास हो जाती है। ये बात मिसेस ने 1950 के दशक में कह दी थी, जो आज हम और ज़्यादा देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में हम देखते हैं नेशनल असेंबलीज वीक हुई हैं और गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई है। तो इसके पीछे जो फाइनेंशियल कारण है वो सेंट्रलाइज बैंकिंग भी है, ऐसा मिसेस बताते हैं। और साथ में मिसेस कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो नोट छापने की जो पावर है उसकी वजह से करेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है एज कंपेयर टू अगर करेंसी जो है गोल्ड से बैक्ड हो, प्रॉपरली बैक्ड हो। और कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म में लॉस फिर लोगों को लेना पड़ता है। और मनी सप्लाई को बढ़ाना कोई न्यूट्रल काम नहीं है। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में कोई विनर होंगे, कोई लूज़र होंगे। और मिसेस के अनुसार जिनको डायरेक्ट पैसा मिलेगा, जो बैंकर होंगे, लार्ज इन्वेस्टर होंगे और लग्जरी गुड्स क्रिएट कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू लेबरर को, एग्रीकल्चरिस्ट को, और जो लोअर क्लास है उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास में ये बढ़ी हुई मनी सप्लाई सबसे लास्ट में पहुंचेगी और उनको सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। उनकी रियल वेजेस, उन इनकम कम हो जाएगी। धन्यवाद।